मैं डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, एसएमए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा से हूँ। एमए फाइनल हिस्ट्री का सेकंड बी पेपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिवल इंडिया, उसका हमारा अध्ययन चल रहा है और उसमें हम दिल्ली सल्तनत के भू राजस्व का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम इसमें अंतिम कड़ी में आ गए हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोधी सुल्तानों के समय भू राजस्व। बहलोल लोधी के लिए राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना अधिक आवश्यक था और उस समय की जो परिस्थितियां थी, सत्ता केवल अफगान सरदारों पर ही आधारित होकर के स्थापित की जा सकती थी। अतः बहलोल लोधी ने राज्य की भूमि को पुराने समय के अनुसार इक्ताओं में विभाजित कर दिया और इस प्रकार से अफगानों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर उनको संतुष्ट रखा। ये अफगान सरदार जब तक इनकी पुरानी पद्धति के अनुसार भू राजस्व मिलता रहा, तब तक उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अथवा परिवर्तन करने के पक्ष में नहीं थे। संभवतः वे परिवर्तन करने में भी असमर्थ ही लग रहे थे और उनके पास समय और शक्ति दोनों की कमी थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन अफगान सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें देकर एक तरह से संतुष्ट किया था, ताकि वो सुल्तान के प्रति एक तरह का विद्रोह न कर पाए और सुल्तान के पक्ष में ही कार्यों का संपादन करते रहें। बहलोल के उपरांत सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, पर उस समय तक दिल्ली की परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आ चुका था और लोधी वंश की सत्ता राजनीतिक रूप से स्थापित हो चुकी थी। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने अफगान सरदारों के प्रति अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आया और उसने भू राजस्व में सुधार करने की कुछ रुचि दिखाई। उसने सभी सूबेदारों और जागीरदारों को अपनी आय और व्यय का विवरण देने की आज्ञा प्रदान की तथा इसके अलावा उसने राज्य में जो धन का गबन कर रहे थे अथवा हिसाब किताब दिखाने में सुल्तान को आनाकानी कर रहे थे, उनको कठोर से कठोर दंड देकर दंडित करने का प्रयास किया। जौनपुर के सूबेदार को इसी आधार पर दंडित किया गया और उससे राज्य का धन वसूल किया गया था। परंतु सिकंदर लोधी का प्रमुख योगदान भू राजस्व में अनाज पर जकात कर की समाप्ति करना था। इस उपयोगी नीति का संभवतः यह कारण था कि उसके समय में राज्य के कुछ प्रदेशों में भयंकर अकाल पड़ा था। इसलिए सिकंदर लोधी चाहता था कि सस्ते मूल्यों पर अनाज उपलब्ध कराया जाए। सिकंदर ने अपने समस्त राज्यकाल में एक तरह से पुनः कोई नया कर या जकात कर दिल्ली की प्रजा पर नहीं लगाया था। सिकंदर का दूसरा उपयोगी कार्य संपूर्ण भूमि को नापने के लिए एक समान के गज का निर्माण करना था, जो 41 उंगल का था। इसे सिकंदरी गज कहा जाता था, जिसका उपयोग शेरशाह ने और बाद में अकबर ने अपने शासनकाल के 31वें वर्ष में किया था। सिकंदर के इन सुधारों के कारण उसके समय में सभी वस्तुओं के मूल्य कम हो गए थे और चीज़ें सस्ती हो गई थी। इतिहासकार ऐसे हलीम का कथन है कि वस्तुओं के मूल्यों में कमी होने के कारण सोने चांदी की कमी और साम्राज्य में किसी भी समुद्र तट में सम्मिलित न होने के कारण विदेशी व्यापार तथा विनिमय में थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो गई थी। परंतु इसके बाद भी यह कहा जा सकता है कि सिकंदर का समय आर्थिक आधार पर जनसाधारण को सुखी और संपन्न बनाने के लिए ठीक था। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान बना। वह एक योग्य और परिश्रमी तथा प्रजा की भलाई करने वाला शासक था, परंतु उसने बहुत कम समय शासन किया। किंतु फिर भी राजस्व के क्षेत्र में उसने कुछ प्रयोग नए करने की कोशिश की थी। उसने आदेश दिया कि किसानों से भू राजस्व उपज के रूप में ले लिया जाए।
इब्राहिम के समय संभवतः चांदी की समान रूप से राज्य में कमी आ गई थी अथवा राज्य कर एकत्रित करने के लिए समान मापदंड बनाना उसके उद्देश्य में रहा होगा। इस नीति का यह परिणाम निकला कि अनाज तथा आवश्यकताओं की वस्तुओं का मूल्य कम हो गया, जिसका कारण यह हो सकता था कि उस समय के सरकारी अधिकारी जो एकताओं के स्वामी होने के नाते राजस्व उपज के रूप में एकत्रित करते थे, उन्हें अपना प्रतिदिन का खर्च चलाने के लिए नकद धन की आवश्यकता होती थी और इसके लिए वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और अपने भाग की उपज को शीघ्र से शीघ्र बेचकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लिया करते थे। इस प्रतिस्पर्धा में नकद धन प्राप्ति के लिए वे अपनी वस्तुओं को कम मूल्य पर बेच देते थे। यदि सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नीति उचित थी तो साधारण लोगों के लिए यह और भी अधिक उचित थी, क्योंकि उन्हें इससे धन की प्राप्ति हो रही थी और सस्ते में ही वस्तुओं को वो प्राप्त करने में सफल हो पा रहे थे। इसी के साथ इब्राहिम लोदी का जो भू राजस्व लोदी शासकों का वो हमारा समाप्त होता है और ये जो दिल्ली सल्तनत का भू राजस्व है वो अध्ययन हमारा यहाँ समाप्त हो रहा है। अगले वीडियो में हम मुगल कालीन बादशाहों का जो भू राजस्व रहा है उसका अध्ययन करेंगे।